यहां भी आने वाले समय में चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार बनेगी और साथ ही लोकसभा में हमको भारी सफलता यहां प्राप्त होगी। दिल्ली के हालिया असेंबली चुनाव में मुंतखब हुए 25 अरकान असेंबली मुजरिमाना बैकग्राउंड रखते हैं। यह दावा किया है सियासी और इंतखाबी इस्लाहात के शोबे में काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम एडीआर ने। एडीआर की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले सबसे ज्यादा 17 अरकान असेंबली बीजेपी के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। इनमें 13 के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात हैं। बीजेपी में 31 में से 17 55%, आम आदमी पार्टी 28 में से 3 11%, कांग्रेस 8 में से 2% 25%। एक एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ मर्डर केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर। 3 एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ कुछ करने के आरोप हैं। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, सेक्शन 509 आईपीसी का। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, आईपीसी सेक्शन 354 दफा 354। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सर्दियों के मौसम में दरअंदाजी के अंदेशे के पेश नजर जम्मू खित्ते में इंडो पाक सरहद पे हाईटेक सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं। बीएसएफ एहलकारों के मुताबिक कैमरों से सरहद पे निगरानी रखने में मदद मिलेगी। बीएसएफ ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी के अंदेशे के पेश नजर जम्मू खित्ते में सरहद पे निगरानी, चौकसी और गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा सरहद पे कड़ी निगरानी रखने के लिए बीएसएफ ने हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे भी नस्ब किए हैं। बीएसएफ के सीनियर एहलकारों के मुताबिक कैमरों से सरहद पे निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इसमें कोई बाहर की कोई किसी की मदद नहीं ली गई है। बेसिकली ये सर्विलेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके द्वारा हम कुछ कैमराज, हाई रेजोल्यूशन कैमराज वगैरह और लाइट को इस प्रकार से फिट किया है इस पे सिस्टम पे कि जो रिवर बेड के ऊपर से फोकस कर सके। को हैंगिंग सिस्टम से बनाया गया और इसमें मोटराइज्ड पुलिस सिस्टम है। पूरे सिस्टम को हमने इंटीग्रेट किया है अपने कंट्रोल रूम में। सर्दियों में शदीद कोहरे की वजह से नॉर्मल सर्विलेंस कैमरे सही से काम नहीं करते, इसलिए बीएसएफ ने हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी नस्ब किए हैं। कैमराज हैं उनका सबका इनपुट एक जगह बैठ करके देखा जा सकता है। उनको कैमराज को कंट्रोल किया जा सकता है, कैमराज को रोटेट किया जा सकता है या स्टेबल किया जा सकता है एक ही जगह बैठ करके।
तो वहां से फिर पूरा अलार्म सिस्टम है, उससे कोई भी घुसपैठ इस एरिया से संभव नहीं हो पाई। वाज़ेह रहे कि कुछ दिनों कबल तक पाकिस्तान मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा था और फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की आड़ में दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों की मदद कर रहा था। ईटीवी न्यूज जम्मू। आगे बढ़ेंगे। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने के ताल्लुक से एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और AERB से जवाब तलब किया है। जिसुंदर राजन नामी शख्स ने प्लांट चालू करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। जस्टिस KS राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के ताल्लुक से आवाम की सलामती, माहौलियाती तहफ्फुज, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिस्टम की क्वालिटी के ताल्लुक से उठाए गए मामलात को जायज ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि प्रोजेक्ट की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि इस मामले की अगली समाअत जनवरी में होगी। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। मंडेला की मेमोरियल सर्विसेज का एहतमाम जोहानिसबर्ग के उसी स्टेडियम में किया जा रहा है जिसमें मंडेला ने जेल से रिहाई के बाद सबसे पहले कौम से खिताब किया था। मंडेला को खराज अकीदत पेश करने के लिए स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका भर से लोग जमा हुए हैं। दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान भी शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। 15 दिसंबर को मंडेला की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। टूजी पर जेपीसी रिपोर्ट के मामले पर लोकसभा में बीजेपी का हंगामा, कल तक के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी। हुकूमत जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट के रवा इजलास में कराएगी मंजूर, हुकूमत का ऐलान। जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने फिर कसी कमर, रालेगंज सिद्दी में शुरू की बेमुद्दत भूख हड़ताल। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल बरकरार, आम आदमी पार्टी ने फिर कहा कांग्रेस और बीजेपी को नहीं दी जाएगी हिमायत। और लाल बत्ती वाली गाड़ियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया, कहा सिर्फ आईनी हैसियत वाले अफराद की गाड़ी पर लगाई जाए लाल बत्ती। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। 2 बजे कुछ और खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है।
अपने इस प्रोग्राम के दर्शक मानेंगे कि विधानसभा चुनावों को लेकर हमारा खुलासा बेबाक था। हमने बार बार नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल की निर्णायकता पर चर्चा की थी। मतलब सेंट्रल हॉल के दर्शकों के लिए आपका झाड़ू हैरानी वाली बात नहीं है। नतीजों के बाद मीडिया ने आपके जादू को अनहोना बताया, मगर मैं इसे बूझे हुए था तो नरेंद्र मोदी से भाजपा की बदली फिजा भी अपन ने बताई हुई थी। उस नाते अहम सवाल है कि जो हुआ है वह अनहोना है या अरसे से पक रहा था, और यदि अरसे से पक रहा था तो बड़े बड़े नेता और पार्टियां क्यों गफलत में थे। अपना मानना है कि नतीजों के बाद नई गफलतें बनी हैं, जैसे यह कि भाजपा की जीत नरेंद्र मोदी के कारण नहीं है बल्कि छत्रपों की वजह से है। दूसरी गफलत यह है कि अरविंद केजरीवाल का झाड़ू लोकसभा चुनाव में लगेगा, या यह गफलत कि राहुल गांधी फ्लॉप हुए इसलिए कांग्रेस हारी। नहीं, कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने की वजह प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का फ्लॉप होना है। उनकी सरकार और उनके मंत्रियों का अहंकारी अंदाज वजह है। जरा याद करें, अन्ना आंदोलन और केजरीवाल के प्रति इन मंत्रियों या शीला दीक्षित का किस तरह का रवैया रहा, कैसी भाषा रही, उस सब का जवाब जनता ने दिया है। मनमोहन सरकार की कर्मियों का कांग्रेस और राहुल गांधी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के तौर पर पेश किया जा सकता है। साथ ही उनको पूरी तरह से कांग्रेस की क़यादत भी सौंपी जा सकती है। कांग्रेस जराये के मुताबिक 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों से बुरी तरह से हिल चुकी कांग्रेस पार्टी के पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए वो कोई जारहाना हिकमत अमली तैयार करे। तभी नतीजों के बाद प्रेस से मुलाकात करते हुए कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस मुनासिब वक्त पर वजारत उस्मा के दावेदार के नाम का ऐलान करेगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के आला क़यादत ने ये बात कही हो कि वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के नाम का ऐलान किया जाएगा। जाहिर है कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस किसी और के नाम का ऐलान नहीं कर सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के तजर्बात से सबक हासिल करते हुए कांग्रेस नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसा कदम उठाएगी जिसका ख्याल भी आके लोग नहीं कर सकते हैं। राहुल के इस बयान पर कांग्रेसी लीडरान का तज्जिया है कि वो कांग्रेस सरबराह भी बनेंगे और ये भी मुमकिन है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ कांग्रेस पार्टी में बतौर जनरल सेक्रेटरी शामिल हो। ये भी कहा जा रहा है कि इनके कामकाज की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दी जा सकती है जिसकी क़यादत सोनिया गांधी के हाथ में रहेगी। दिल्ली इंतखाबी नतीजों के बाद इस बात पर बहस छिड़ी है कि कहीं अरविंद केजरीवाल का हश्र रामविलास पासवान की तरह न हो जाए। 2005 में बिहार की अवाम ने उनकी पार्टी को भी इख्तदार की चाबी सौंपी थी, लेकिन उन्होंने उस चाबी से कोई ताला नहीं खोला, जिसकी वजह से दोबारा इलेक्शन कराना पड़ा और दूसरी बार में अवाम ने उनसे चाबी छीन ली। फरवरी 2005 में बिहार असेंबली का इलेक्शन हुआ था, जिसमें रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 24 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी जनता दल यू इत्तेहाद को अगर पासवान हिमायत करते तो हुकूमत बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद करीब 9 महीने असेंबली मुअल्लक रही और फिर नवंबर में इलेक्शन हुए तो पासवान की पार्टी घटकर 10 सीटों पर सिमट गई और अवाम ने बीजेपी जदयू को मुकम्मल अक्सरियत सौंप दी। उसी तरह दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली हैं और किसी के पास हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत नहीं है। वो कह चुके हैं कि वो किसी को न हिमायत देंगे और न ही किसी पार्टी की हिमायत लेंगे। चुनांचा ये तय दिख रहा है कि मई में लोकसभा के साथ असेंबली के भी इलेक्शन हो। कई सर्वे में बताया गया है कि केजरीवाल को हिमायत करने वाले काफी लोग नरेंद्र मोदी के भी हामी हैं। चुनांचा अगर मई में वो मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए वोट डालते हैं तो असेंबली में केजरीवाल के वोट कटेंगे। कांग्रेस भी अपने आप को संभालेगी, जिससे मुकाबला ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद कांग्रेस के कई रहनुमा बहुत मुतमईन और आराम की पोजीशन में हैं। उनका कहना है कि लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर किया है, इसलिए लोकसभा इलेक्शन में अब कांग्रेस बेहतर कारकर्दगी करेगी। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि ऐसा पहले भी होता रहा है कि अवाम ने असेंबली इलेक्शन में जिसको शिकस्त से दो चार किया हो उसको लोकसभा इलेक्शन में जिता देते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शकील अहमद ने नतीजों के ऐलान से कबल कहा था कि 1998 में दिल्ली, राजस्थान और तब के मुत्तहदा मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी, लेकिन 1999 के लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत बनी थी। इसी तरह 2003 में इन रियासतों में दिल्ली को छोड़कर 3 मुकामात पर बीजेपी की हुकूमत बनी थी, लेकिन 2004 के लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने कांग्रेस को वोट डालकर उसकी हुकूमत बनवा दी। कांग्रेस इस फार्मूले के सबब भरोसे में है कि लोकसभा में उसकी कारकर्दगी बेहतर रहेगी। दूसरे कांग्रेसी लीडरान का मानना है कि राहुल गांधी की मौजूदा टीम ने टिकट तय करने से लेकर तशहीर तक जो फार्मूला तैयार किया था वो नाकाम हो चुका है, इसलिए कांग्रेस इलेक्शन जीतने वाले अपने पुराने फार्मूले पर वापस लौटेगी और अगले 5 महीने में पूरा खाका तब्दील करेगी। इस इलेक्शन को वो खतरे की घंटी की तरह लेगी और तैयारियां तेज करेगी। अब आज की ताजा सुर्खियां है, ये लीक से कुछ हटकर है, इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली में इंतखाबी नतीजों के एक दिन के बाद दोनों ही बड़ी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी ने कहा है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हुकूमत साजी का दावा नहीं करेगी। बीजेपी के वजीर आला के ओहदे के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत बनाने का दावा नहीं करेगी और अपोजिशन में बैठेगी। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने भी यही बात कही है। पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो न तो किसी की हिमायत करेंगे और न ही किसी से हिमायत लेंगे। पार्टी के नौमुंतखब असेंबली रुकन मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत साजी के लिए मदऊ करते हैं तब भी पार्टी इससे इनकार कर देगी। आज शाम पार्टी के नौमुंतखब असेंबली अरकान का इजलास भी हुआ है, जिसमें आगे की हिकमत अमली पर गौर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के आला लीडरों ने 4 रियासतों में पार्टी को मिली जीत का सेहरा वजीर आजम के ओहदे के दावेदार नरेंद्र मोदी के सर बांधा है। पार्टी के कौमी सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इन इंतखाबात में पार्टी को नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का फायदा मिला है। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने भी नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि मोदी की क़यादत में ही बीजेपी ने अपना इंतखाबी मुहिम चलाया था। हालांकि पार्टी के कुछ रहनुमा शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को जीत का ज्यादा सेहरा दे रहे हैं। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के एक दिन के बाद आज आला लीडरों के साथ नतीजों का तज्जिया किया। उन्होंने आज शाम में पार्टी लीडरान की मीटिंग तलब की थी। बताया जा रहा है कि इलेक्शन वाली रियासतों के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज के अलावा कुछ और सीनियर लीडर इस इजलास में शामिल हुए। इससे कबल कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत में शामिल हलीफ जमात एनसीपी के रहनुमा शरद पवार ने कांग्रेस के ऊपर सख्त हमला बोला। उन्होंने कहा था कि फैसला न कर पाने वाले कमजोर क़यादत की वजह से एक समाजी कारकुन को इतने आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने हालांकि कांग्रेस क़यादत या अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कांग्रेस और केजरीवाल के ऊपर था। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी में नायब सदर राहुल गांधी को वजारत उस्मा का दावेदार बनाए जाने का मुतालबा तेज हो गया है। मरकजी वजीर और पार्टी के नौजवान रहनुमा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर राहुल को वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के तौर पर पेश कर दिया गया तो अगले लोकसभा इलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह एक और वजीर शशि थरूर ने कहा है कि अब नई क़यादत को कमान संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल की उम्र अब 42 साल की है, वो अब बहुत नौजवान भी नहीं है और बुजुर्ग भी नहीं है। उनमें काम करने की सलाहियत और नौजवान तबका उनके साथ है। गौरतलब है कि नतीजों के फौरन बाद कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने इतवार को इशारा किया कि कांग्रेस वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के नाम का ऐलान कर सकती है।
लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच 2G स्पेक्ट्रम तकसीम की जांच के लिए तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश करती गई। आज सुबह वक्फा सवाल खत्म होने के फौरन बाद स्पीकर मीरा कुमार ने जेपीसी के चेयरमैन PC चाको को रिपोर्ट पेश करने की इजाजत दी। इस पर बीजेपी की यशवंत सिन्हा, CPI के गुरदास दास गुप्ता, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी वगैरह लीडरों ने रिपोर्ट की मुखालफत करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और इस पर बहस किए जाने का मुतालबा करने लगे। लेकिन स्पीकर ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश किए जाने के मरहले में उस पर बहस की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट पेश करने को कहा। अरकान के हंगामे के बीच रिपोर्ट पेश करती गई और ऐवान को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन का इल्जाम है कि चाको ने अपोजिशन जमातों के गैर रजामंदी वाले नोट को एडिट किया है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में चाको ने वजीर आजम मनमोहन सिंह और उस वक्त के वजीर खजाना P चिदम्बरम को क्लीन चिट दी है और उन्होंने उस वक्त के टेलीकॉम वजीर इराजा पर तमाम जिम्मेदारियां डालती हैं। गांधीवादी सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे ने एक बार फिर जन लोकपाल का इशू उठाया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर धोखाधड़ी करने और अपने वादे से मुनहरिफ होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो लोकपाल बिल पास कराने के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अनशन करेंगे। हालांकि इससे कबल उन्होंने अपना अनशन खत्म करते हुए कहा था कि वो अब कभी भी अनशन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 4 रियासतों में कांग्रेस की शिकस्त की बड़ी वजह यह है कि उसने जन लोकपाल बिल पास नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धोखा दिया है जिसका जवाब अवाम ने दिया। अन्ना ने कहा कि वजीर आजम इंसदाद फिरका वाराना तशद्दुद बिल पास कराने का अहद ले सकते हैं तो लोकपाल बिल का अहद क्यों नहीं ले सकते। 4 रियासतों में बुरी तरह से इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को मिजोरम से थोड़ी राहत मिली है। 40 रुकनी मिजोरम असेंबली में कांग्रेस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने 31 सीटें जीतकर 3/4 अक्सरियत हासिल कर ली है। तमाम कयासों को गलत साबित करते हुए कांग्रेस के वजीर आला ललथन हवाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके साथ ही लगातार 5वीं बार कांग्रेस की हुकूमत बनने का रास्ता साफ हो गया है। मिजो नेशनल फ्रंट को सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट की इस रियासत में अपना खाता खोलने में कामयाब रही। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें।
कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली के तहत सबसे बड़ा दांव अपने मेंबरान असेंबली पर लगा दिया था। कांग्रेस ने एक हिकमत अमली के तहत अपने असेंबली अरकान के टिकट नहीं काटे थे। दिल्ली में पार्टी ने अपने 43 असेंबली अरकान में से 42 को टिकट दिए और एक रुकन असेंबली की अहलिया को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उसके 35 असेंबली अरकान इलेक्शन हार चुके हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लगभग तमाम 38 असेंबली अरकान को फिर से उम्मीदवार बनाया था, जिनमें से उसके 27 असेंबली अरकान इलेक्शन हार गए, सिर्फ 11 जीते हैं। जिन नए लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की यह हिकमत अमली काम नहीं आई है। इसके बरक्स बीजेपी ने अपने काफी असेंबली अरकान के टिकट काटे थे और आम आदमी पार्टी ने तमाम नए उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, उन्हें इसका फायदा मिला है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का बनाया हुआ कर्नाटक का फार्मूला पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। कर्नाटक में ये फार्मूला कामयाब हुआ तो उसे 4 रियासतों में भी आजमाया गया। हालांकि इसकी कुछ मिसालें मौजूद हैं, लेकिन इसी फार्मूले की बुनियाद पर टिकट तकसीम किए गए थे। राहुल ने अपनी पसंद के इंचार्ज बनाए थे और टिकट तकसीम के लिए तख्फीफ कमेटी की क़यादत भी अपनी पसंद के लोगों को सौंपा था, लेकिन एक छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी कहीं भी न तो उनका फार्मूला कामयाब हुआ और न ही उनके लोग कामयाब रहे। दिल्ली में कांग्रेस की ऐसी बदतर हालत हुई जो इससे पहले मुमकिन किसी भी रियासत में नहीं हुई थी। चुनांचे अब सवाल है कि उनके फार्मूले का क्या होगा। कांग्रेस के माहिर लीडरान का कहना है कि आगे इस फार्मूले को नहीं आजमाया जाएगा। कांग्रेस इलेक्शन जीतने का अपना पुराना ही फार्मूला आजमाएगी। पार्टियां सत्ता में होती है तो दीवार पर लिखा भी नजर नहीं आता। सत्तारूढ़ नेता लोगों का मूड बूझ नहीं पाते। दरअसल सत्ता के चश्मे से सब कुछ हरा दिखता है। कोई हकीकत बताना चाहे तो वह दुश्मन दिखलाई देता है। सचमुच राजनीतिक माहौल की नब्ज पर हाथ बहुत टेढ़ा काम है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने आंखें बंद करके रखी थी और दीवार पर लिखी हुई इबारत को वो नहीं पढ़ रहे थे। कांग्रेस के रहनुमा न ये मानने को तैयार थे कि चारों रियासतों के इंतखाबात सेमीफाइनल है, न ही ये मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर है और न ही ये तस्लीम कर रहे थे कि कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है जो पोलिंग के दौरान सामने आएगी। वो ये भी नहीं मान रहे थे कि जबरदस्त पोलिंग उनके खिलाफ हो रही है। और दिल्ली में तो कांग्रेस की वजीर आला पूछ रही थी कि ये केजरीवाल कौन है और आप क्या कोई पार्टी है। हालांकि उनके इन दोनों सवालों का जवाब वोटों की गिनती के बाद मिल गया। इसी में पूरी सब्र तहम्मुल के साथ हम आपको बता दें कि हमारे सेंट्रल हॉल प्रोग्राम के शायकीन ने देखा है कि कैसे हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर पहले से बताने की कोशिश कर रहे थे और ये भी देख रहे थे कि सभी रियासतों में नरेंद्र मोदी की किस तरह की लहर है। बहरहाल कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और लोग गुस्से में थे। महंगाई बदउनवानी का इशू सबसे बड़ा इशू था। मरकज की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था और कांग्रेस कैसे इस माहौल को भांपने में नाकाम रही इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उसने एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए कोई पहल नहीं की, उल्टे अपने लगभग सभी असेंबली अरकान को टिकट दे दिए। दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तमाम असेंबली अरकान मैदान में उतरे और 75% से ज्यादा मौजूदा असेंबली अरकान इलेक्शन हार गए। कांग्रेस इस मुगालते में रही कि इलेक्शन लड़ने और जीतने का उसका पुराना फार्मूला इस बार भी चल जाएगा, लेकिन इस बार भले इलेक्शन का मैदान पुराना था लेकिन इश्यूज नए थे और तरीका बिल्कुल जुदा था। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के तौर पर बिल्कुल अलग ही किस्म के चैलेंजेस थे। बदतर नस्म नस्क और तरक्की की चाहत लोगों के मन में थी और वो बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने तरक्की के गुजरात मॉडल को भी मुंतखब किया और साफ सुथरी शबीह के अरविंद केजरीवाल के एजेंडे पर फिर रजामंदी की मोहर सब्त कर दी। इस लिहाज से ये तारीखी बदलाव वाला इलेक्शन था। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस के कद्दावर रहनुमा इतने बड़े बदलाव की मामूली सी आहट भी नहीं सुन सके। इंतखाबात से कबल सर्वे का तज्जिया उनके खिलाफ गया तो उन्होंने इस पर रोक लगाए जाने का मुतालबा कर दिया और जब एग्जिट पोल के नतीजे उनके खिलाफ गए तो उन्होंने उसे भी खारिज कर दिया और चैनलों को कोसना शुरू कर दिया। इस बार का इलेक्शन एक तरह से मरकज की मनमोहन हुकूमत और कांग्रेस के सेंट्रल क़यादत
क्यादत के खिलाफ मैंडेट की तरह हुआ। कांग्रेस ने भी यूपीए हुकूमत की लोक लुभावन स्कीमों को भुनाने की खूब कोशिश की, फिरका वाराना बुनियाद पर सेंट्रलाइजेशन की भी कोशिश की और मोदी बनाम राहुल का मुकाबला भी बनाया गया, लेकिन कोई दांव कारगर साबित नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 3 रियासतों में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है। ये अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए खतरे की घंटी है। अगर कांग्रेस इस घंटी की आवाज नहीं सुन रही है तो उसे अपनी पुरानी पड़ चुकी पॉलिसियों, लीड जान और इलेक्शन लड़ने के औजार तब्दील करने होंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद ताजा जनादेश के सबक पर चर्चा करेंगे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये